नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्काईलार्क के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सब जानते हैं, स्काईलार्क कंपनी ने यूट्यूब चैनल बनाया है पोल्ट्री फार्मर्स को एजुकेट करने के लिए, और हम सब मिलकर प्रतिबद्ध हैं आपको ये सब एजुकेशन दें और आपकी समस्याओं को दूर करें। और आइए हम आज जानते हैं, हमारे साथ एक वरिष्ठ डॉक्टर बैठे हैं स्काईलार्क के, डॉक्टर ब्रिजेश टिकरिया, जो कि कंपनी में टेक्निकल मैनेजर हैं। उनसे जानते हैं मानसून में पोल्ट्री फार्मर्स को क्या दिक्कत आती है। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे मानसून से पहले किस तरह का प्रबंधन होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब बताइए, मानसून से पहले किस तरह का प्रबंधन होना चाहिए। देखो, हमारे फार्मर भाइयों को मानसून से पहले जो सेट अपना रहता है, सेट की रूफ़ रहती है कि उसमें कई बार होल वगैरह हो जाते हैं, तो उनको उनकी रिकवरी, उनको मतलब होल वगैरह ना रहे छत में, इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। और दूसरा क्या रहते हैं कि सेट के चारों तरफ कई बार गड्ढे वगैरह हो जाते हैं कि जिसमें पानी भर जाता हैगा, ठीक है। तो उनको गड्ढों को मानसून आने से पहले ईंट के खड़ंजे से या मिट्टी डाल के कवर कर लेना चाहिए था। यदि फार्म तक आने का रास्ता कच्चा हो तो इसको पहले ही से ही ईंट का खड़ंजा डाल के, मीट का या कुछ पत्थर डाल के उसको पक्का कर लेना चाहिए। दूसरी चीज़ आ जाती है कि फीड का स्टोरेज। ये मानसून के टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या करना चाहिए, फार्मर को दीवार से 6 इंच आगे की तरफ, दीवार से दूर और ज़मीन से थोड़ा सा उठा के स्टोर करना चाहिए। स्टैंड आते हैं, स्टैंड के लिए आप देसी में या तो लकड़ी के पट्टे आते हैं, उनको ईंट के नीचे रखे, उसके ऊपर रखो, ताकि इस टाइम वेंटिलेशन हो जाओ, अच्छा सा रहे फीड, ताकि ख़राब ना हो। देखो, मानसून के दौरान तो ये रहता है। अच्छा, मानसून के दौरान एक और चीज़ का आपका ध्यान रखना चाहिए ना, जो सेट का रूफ़ रहती है उसको थोड़ा सेट से आगे कर लेना चाहिए। रूफ़ का जो साइड वॉल रहती है, रूफ़ की साइड, उसको थोड़ा 4 फीट आगे की तरफ लेना चाहिए, ताकि मानसून बारिश का पानी डायरेक्ट थ्रेड के अंदर ना हो। फिर लिटर का ध्यान रखना चाहिए। लिटर एक मुर्गी के लिए, पोल्ट्री के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, स्पेशली डीप लिटर सिस्टम में। इसमें ज़्यादा मॉइस्चर आ जाए या एकदम ड्राई है, दोनों चीज़ें ही एक ख़तरनाक रहती है पोल्ट्री फार्म के लिए। यदि ये ड्राई रहे तो भी मुर्गी में कई दिक्कतें आ जाती हैंगी। इसमें कम से कम इस तरीके का सिस्टम करना चाहिए कि जिसका जो मॉइस्चर लेवल है वो 20 से 30% के बीच में रहना चाहिए, नंबर 1। यदि लीटर आपका बहुत ज़्यादा गीला हो गया है तो इसमें उस लीटर को निकाल के उधर सूखा लीटर डाल देना चाहिए। और साथ में यदि बुझा हुआ चूना मिल जाए तो बुझा हुआ चूना भी थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देना चाहिए था। अंदर वाले मैनेजमेंट में मानसून में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है सेट के अंदर, वो रहती है ह्यूमिडिटी की, उमस की। तो इस दौरान एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, सेट के अंदर बराबर पंखे लगाना चाहिए। फोगर, एक बहुत ही ज़्यादा फोगर का यूज बिल्कुल कतई नहीं करना चाहिए। इसके सेट के अंदर उमस और ज़्यादा बनती है, जिससे कि आपका पक्षी और परेशान रहता है। लिटर में भी इससे मॉइस्चर बढ़ जाता है, लिटर से आपकी मॉइस्चर बढ़ जाता है, जिससे कि बीमारियाँ आने के, ई कोलाई, CRD, टॉक्सिसिटी, बहुत सारी बीमारियाँ आने के चांसेस रहते हैं। डॉक्टर साहब, जल प्रबंधन के बारे में हमारे फार्मर्स को कुछ बताइए। देखो, मानसून में जल प्रबंधन का एक सबसे बड़ा ध्यान रखने की बात है कि जल में, पानी में इस टाइम पानी की क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो रहती हैगी, तथा इस टाइम पानी फार्म पर डायरेक्ट ई कोलाई, CRD, और यदि आपके फार्म पे ई कोलाई आई है, ई कोलाई या CRD पहले से है, तो वायरल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैंगे। इसमें आपको क्या करना चाहिए, पानी में रूटीनली डिसइंफेक्टेंट वगैरह यूज करने चाहिए। कहीं आते हैं या क्लोरीन की टैबलेट भी डाल जाते हैं, एक टैबलेट 300 से 400 लीटर पानी में डाल देते हैं पानी, या ब्लीचिंग पाउडर का भी यूज कर सकते हैंगे। मतलब पानी का रूटीन डिसइंफेक्टेंट करना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ और इसमें आ जाती है कि फीडर और ड्रिंकर, इन दोनों चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ये फीडर दिन में कम से कम एक बार खानी होनी चाहिए, और ड्रिंकर है दिन में कम सफाई इनकी होनी चाहिए, ताकि इनमें काई ना जम जाए। यदि आपके ड्रिंकर में काई जमती है तो एक मान के चलिए कि आपके बर्ड के अंदर ई कोलाई का एंट्रेंस स्टार्ट हो गया है। यदि ई कोलाई आ गई है तो ये दूसरी बीमारियों को भी बुलाएगी। तो डॉक्टर साहब, ये था जल प्रबंधन। अब हमारे फार्मर्स को फीड प्रबंधन के बारे में बताइए, फीड मैनेजमेंट कैसे रखा जाए। तो वो फीड प्रबंधन, मानसून में फीड प्रबंधन में सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये रहती है कि आपका फीड का स्टोरेज। यदि आपके फार्म के चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा कच्चा रास्ता है तो सबसे पहले तो क्या है, अपने फीड का बराबर स्टोरेज कर लें। और स्टोरेज की कंडीशन भी ऐसी हो कि वो दीवार से करीब दूर हो, 6 इंच के आसपास दूर हो, और उसका ज़मीन से उसका लेवल उठा के करना चाहिए। ज़मीन से वो लकड़ी यदि आपको नहीं मिल पाते हैं तो उसमें सबसे अच्छा क्या करो कि ईंट रहती है, एक ईंट के टुकड़े के ऊपर लकड़ी का पटिया रख दो और उसके ऊपर फीड का स्टोरेज। इस टाइम जो मेन सेट के अंदर
ध्यान देने वाली चीज़ रहती है वो रहती है कि सेट के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन रहे। यदि वेंटिलेशन नहीं रहेगा तो मुर्गी में CRD, ई कोलाई बहुत सारी दिक्कत आने के चांसेस रहते हैं। डॉक्टर ब्रजेश, जैव सुरक्षा बायोसिक्योरिटी के बारे में आपकी क्या राय है और हमारे पोल्ट्री फार्मर्स को इसके बारे में बताइए। तो बायोसिक्योरिटी का मतलब ये रहता है कि आप जस्ट पूरा हॉस्पिटल जैसा सिस्टम रहता है। जैसे कि कोई बंदा ICU में रहता है कि ICU में जाने से पहले और ICU में आने से पहले दोनों का ध्यान रखा जाता है। ऐसे ही फार्म का ध्यान हो। जब कोई बाहर का बंदा आता है तो उसको किसी डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करना चाहिए और उसके जूते ज़रूर उतरवा देना चाहिए। और इसमें यदि उसके पास फुट कवर नहीं है तो इसमें क्या रहता है, जनरली पॉलीथीन आती है 1-1 किलो की मार्केट में मिलती है, उन पॉलीथीन को रखना चाहिए। जब भी अपनी आप फार्म के अंदर जा रहे हैं उनको पहन के अंदर जाइए और जब उधर से बाहर से निकल रहे हैं फार्म पर उन पॉलीथीन को निकाल के गड्ढे में गड्ढे में डाल दीजिए। चाहे हमारे फार्मर भाइयों को एक और चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, वो ये रहती है कि जो अपन फीड यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी रहे और वो टॉक्सिन फ्री हो, भले 1 रुपये महंगा हो। इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है क्योंकि यदि उमस और टॉक्सिसिटी ये दोनों आपस में मिल गए ना तो फार्म को कोई नहीं बचा सकता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर ब्रजेश टिकारिया, जिन्होंने आज अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें तो उनके 3 पॉइंट सामने निकल लगाते हैं। उन्होंने सबसे पहले ध्यान कहा कि आप शेड के अंदर हुमस ना हो, जिसे हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। दूसरा, फीड प्रबंधन बहुत अच्छे से हो। और तीसरा, सप्लीमेंट दवाइयाँ किस मात्रा में और कैसे दी जाएं। तो मैं फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं डॉक्टर साहब आपका, हमारे चैनल पर आकर हमारे फार्मर्स को एजुकेट करने के लिए। आशा करता हूं कि आप सभी को इससे कुछ उपयोगी बातें मिली होंगी और आप अपनी समस्याओं को हल कर पाएंगे। और अगले सवालों को जानने के लिए या फिर कुछ भी जानने के लिए आपके मन में कुछ भी सवाल उत्पन्न होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखिए और डॉक्टर ब्रजेश टिकारिया से उनके उत्तर जान लीजिए। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।